चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम लोग वन वीडियो के अंदर एक सिंगल लेक्चर के अंदर पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मतलब हमारा ये लगभग 1 घंटे 30 मिनट का लेक्चर होगा, जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस चैप्टर को बहुत ज्यादा शॉर्ट में किया, ऐसा भी नहीं है। आपके एनसीईआरटी लेवल का, एनसीईआरटी में जितनी भी चीजें उसको पूरा कवर किया गया है इस लेक्चर के अंदर। इसके अलावा जो कुछ चीजें एक्स्ट्रा है थोड़ा बहुत हम लोगों ने हमने उसको भी ट्राई किया है कि बहुत शॉर्ट में आपको कराने के लिए। अब देखते हैं हम लोग इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। पहले हम लोग टॉपिक की बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जो हमें इसके अंदर कवर करने वाले हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम करने क्या वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखो कौन कौन सा चैप्टर है इसके अंदर, कौन कौन से टॉपिक है। पहला तो हो गया इंट्रोडक्शन टू सेल की बात करें। सबसे पहले हम लोग सेल के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये चीजें देखेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुआ है, कि फर्स्ट सेल को डिस्कवर इसने किया था, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल डिस्कवर हुआ या फिर नॉन लिविंग डिस्कवर हुआ, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा इसके बाद हमारा आता है सेल थियरी। हम लोग फिर सेल थियरी के बारे में बात करेंगे। सेल थियरी का मतलब होगा कि सेल कैसे डिवाइड करता है, फर्स्ट सेल कैसे मिला, या जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है, सेल या सेल के कंपोनेंट से। हम दूसरा ये बोलते हैं कि जो प्लांट बॉडी होता है वो किससे बना है, सेल या सेल कंपोनेंट से। सेल कैसे डिवाइड करता है, ये सारी चीजें कहां पर बताया गया था, हमें सेल थियरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। फिर हम आते हैं सेल की स्ट्रक्चर। आप बोलोगे सर क्या सेल का कोई फिक्स शेप होता है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर है उसका? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप एनिमल सेल का देखोगे तो एनिमल सेल आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगा प्लांट सेल से। आप बैक्टीरिया को देखोगे, फंजाई को देखोगे, वायरस को देखोगे, हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग होगा। आप उसको छोड़ो, आप यहां तक ऐसा सोचो कि अगर हम हमारी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है, मैक्रोफेजेस हो गया, या जो दूसरे हमारे नर्व सेल्स हो गई, हमारे स्पर्म सेल हो गया। ये जो हमारी बॉडी की सेल है उनके अंदर ही अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। मतलब हर एक सेल का अपना एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। अब बोलोगे सर कैसा स्ट्रक्चर होगा, देखिए इसमें क्या होता है कि जिसका जैसा फंक्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर हो गया सेल का, हम साइज की बात करेंगे, शेप की बात करेंगे, हैबिटेट हो गया, ठीक है ना, कैसी जगह में मिलेंगे। देखो हैबिटेट के केस में क्या होता है कि जो अगर हम लोग सेल की बात करें तो हर सेल्स में क्या होगा, उसका सबका अपना एक फिक्स हैबिटेट होता है। एंड नंबर, सेल का नंबर, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवाइड कैसे करता है, प्लांट सेल कैसे डिवाइड करता है, एनिमल्स कैसे डिवाइड करता है, हम लोग वो पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है। अब देखो अगर हम लोग माइटोसिस और मियोसिस की बात करें, आगे हम ये भी पढ़ने वाले हैं, बट माइटोसिस मियोसिस का मतलब होगा कि जब भी सेल डिवाइड करेगी वो या तो माइटोसिस करेगा या फिर मियोसिस करेगा, ठीक है। तो हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे। हमारा ये हो गया, ये तो हमने ये देख लिया कि हम इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, क्या डिस्कस करने वाले, हमने वो देखा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेल के इंट्रोडक्शन से कि क्या क्या होगा। देखिए पहला पॉइंट जो हम बचपन से हमेशा से पढ़ते आए हुए हैं, ठीक है, हमें छोटी क्लास के अंदर भी हमें पढ़ाया जाता है, हमें हर जगह लगभग सेल मिलता है। आप यहाँ पे आप 9th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो, आप 11th में जाओगे आपको वहां पे मिलेगा। आप अगर आगे नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर होते हैं तो नीट के सिलेबस में भी सेल आता है। मतलब सेल बहुत सारे क्लासेस में आपको मिलता है, बहुत सारे। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू अगर हम लोग सेल की बात करें तो पहला स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होगा, सेल की बात करें, हम कोई भी बॉडी, कोई भी लिविंग बॉडी हो गया, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, कोई भी लिविंग बॉडी होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उनकी स्ट्रक्चरल, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा, उनकी बॉडी का जो फंक्शन बनेगा, जो बायोलॉजिकल का मतलब हम लोग लिविंग बोलते हैं कि एक लिविंग यूनिट होता है। आप हमारी बात कर लो, आप अपनी बात करो, आप प्लांट की बात करो, तो देखिए प्लांट के अंदर भी क्या होगा कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी कैसे बना हुआ है, अब लोग सर सेल से बना हुआ है, तो उसका प्लांट का स्ट्रक्चर किससे आया, सेल से आया। प्लांट के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन कर रहा है, सर जाइलम फ्लोएम कर रहा होगा, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट कर रहा होगा, तो कौन है क्लोरोप्लास्ट, सर सेल है। यानी कि प्लांट का स्ट्रक्चर किसने बनाया, सेल ने। प्लांट के अंदर जो फंक्शन चल रहा है वो कौन करा रहा है, सेल करा रहा है।
कोई भी लिविंग बॉडी होगा, उस लिविंग बॉडी के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, उसमें जो फंक्शन चल रहे होंगे, वो सारा किससे होता है? सेल से होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें, द इंटायर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस फ्रॉम द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। आप ये मान लो कि अगर किसी की लाइफ भी स्टार्ट होती है तो कहां से होगा? सेल से। आप अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं हम लोग, तो हमारी लाइफ कहां से स्टार्ट होती है? सेल से स्टार्ट होती है। स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइज होने से क्या बनता है? जाइगोट, फिर उससे हमारी बॉडी डेवलप होती है। तो कोई भी लाइफ का स्टार्टिंग कहां से होगा? सेल से होगा। ठीक है, एक बहुत अच्छा टर्म से आपको बहुत जगह मिलता है, 8th क्लास के अंदर भी है, ये 9th के अंदर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आपको बोलते हैं हम लोग सेल को, इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, कोई भी लाइफ होगा उसकी एक फंडामेंटल यूनिट होता है, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल बन ही नहीं सकती है, सर्वाइव भी नहीं कर सकती है, कोई फंक्शन परफॉर्म भी नहीं कर सकती। ठीक है, ये तो आपको पहले से पता होगा। देखो क्या होता है, छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो सारी सेल्स एक साथ मिल करके, मतलब कई सारे सेल्स अगर एक साथ मिल गए तो क्या बना देंगे? टिश्यू फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सेल में सर और टिश्यू में क्या डिफरेंस है? देखिए वैसे तो 9th क्लास के अंदर आपको एक अगला लेक्चर है टिश्यू का, आप उसको देख सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने पूरा का पूरा टिश्यू को डिस्कस किया हुआ है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सर सेल और टिश्यू में क्या डिफरेंस है? तो देखिए सेल में क्या होता है कि सेल का अपना स्ट्रक्चर, अपना फंक्शन अलग होता है। जैसे सर देखो बॉडी के अंदर जैसे आरबीसी है, उसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट का काम है बॉडी के अंदर। उसका जो शेप है अपना अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, उसका फंक्शन अपना अलग है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी से अलग होता है, उसका फंक्शन भी अलग है। क्या काम करता है डब्ल्यूबीसी बॉडी में? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों अलग अलग शेप के होते हैं, तीनों के अलग अलग फंक्शन होते हैं। आरबीसी का क्या काम है? ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, CO2 लेके आना लेके जाना। इसके अलावा अगर हम दूसरे बात करें डब्ल्यूबीसी की, प्रोटेक्शन का काम हो गया, बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, इम्यूनिटी के लिए काम करता है हमारे। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो वो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, एज ए ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वो बॉडी में काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में कहीं पे कट लग जाता है तो 3 to 5 मिनट्स के अंदर हमारा ब्लड क्लॉट कर जाता है, ब्लीडिंग बंद हो जाती है, उसमें हमारा प्लेटलेट्स रोल प्ले करता है। तो आप यहाँ पे देखो जितने भी सेल का हमने नाम लिया, चाहे आरबीसी, चाहे डब्ल्यूबीसी, चाहे प्लेटलेट्स हो गया, तीनों का अपना स्ट्रक्चर अलग है, तीनों के अपने फंक्शन अलग है। ठीक है, अगर हम यही चीज सेल में बात करें तो सेल के सॉरी टिश्यू में अगर हम लोग बात करें तो टिश्यू में क्या होगा? जितने भी सेल्स होंगे वो सबका अपना स्ट्रक्चर फंक्शन सिमिलर होगा। सारी की सारी सेल, मान लो यहाँ पे हमने क्या बोला, जितने भी 5 सेल, 10 सेल, 20 सेल, जितने भी सेल होंगी सब अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होगा, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। टिश्यू के अंदर मान लो अगर 100 सेल है तो क्या सर इनका स्ट्रक्चर फंक्शन अलग होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होगा। ये सारे सेल्स एक ही इंफॉर्मेशन पे काम करेंगे। ठीक है ना, कई सारे टिश्यू एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है सर? जैसे लीवर हो गया हमारा ऑर्गन है, ठीक है ना, किडनी हो गई वो क्या है? हमारे लिए ऑर्गन है। ठीक है, हमारा बॉडी में हार्ट हो गया वो क्या है सर? ऑर्गन है। अच्छा आप मुझे बताओ, ऑर्गन और ऑर्गेनल्स में डिफरेंस समझते हो ना? जो हमारी बॉडी के अंदर लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, ठीक है ना, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, वो सबको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलेंगे। और सर ऑर्गेनल्स क्या होता है? जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मटेरियल मिलता है, जैसे राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या हो गए? ये सब सेल ऑर्गेनल्स है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेल, कई सारे सेल्स एक साथ मिलकर के टिश्यू फॉर्म करेंगे और कई सारे टिश्यू मिलकर के एक साथ क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। और आपको पता है कि बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिल करके ऑर्गन सिस्टम और एक बॉडी फॉर्म करेंगे। जैसे हमारी बॉडी किससे बनी है? बहुत सारी सेल्स होंगी, ठीक है, सेल अलग अलग भी काम करे और बहुत सारी सेल्स एक साथ मिलकर टिश्यू भी फॉर्म किया होगा, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बनाया होगा, जैसे लीवर, हार्ट, किडनी, ये सब बनाया। और ये सारे ऑर्गन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम डेवलप कर गया जिससे कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, ये हो गया, हमने इंट्रोडक्शन की बात कर लिया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा सेल के डिस्कवरी की बात करते हैं कि कौन कौन था जिसकी वजह से आज हमें सेल पढ़ना पड़ रहा है। अगर ये नहीं होते तो हमें सेल नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, कोई ना कोई डिस्कवरी करता ही करता, ठीक है, हमें तो उसको खोजना है जिसने पढ़ाई के बारे में बात किया होगा। चलिए
देखते हैं हम लोग यहाँ पे सेल डिस्कवरी के बारे में कि सेल किसने डिस्कवर किया। आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है आपको कि सेल डिस्कवरी में देखो दो चीजें हैं। एक तो कि फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड कहाँ पे हुआ, मतलब किसने किया, तो वो चीजें थोड़ा सा अलग ये है यहाँ पे कि जो फर्स्ट सेल डिस्कवर किया गया था वो नॉन लिविंग था। ठीक है, हम वो चीज याद रखेंगे कि आपसे कभी कौन था। चलिए अभी हम लोग सेल डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि सेल डिस्कवरी किसने किया, क्या है चीजें, उसको हम लोग देखते हैं। पहला देख रहे हैं यहाँ पे रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम याद क्या रखेंगे, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल को डिस्कवर तो किया, बट कौन से सेल को डिस्कवर किया, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो क्या थी, डेड सेल थी, ठीक है ना। इन्होंने प्लांट की जो बार्क होता है, बार्क समझते हो आप, जिसको हम पेड़ की छाल बोलते हैं, तो बार्क के अंदर इनका अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था। उस माइक्रोस्कोप से इन्होंने पेड़ की जो बार्क थी, आउटर लेयर होता है, डेड सेल होता है, उसको निकाला उन्होंने, और उस बार्क के अंदर उन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उसको एग्जामिन किया। उन्होंने उनको क्या दिखाई दिया, जैसे हनी कॉम्ब होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो हनी कॉम्ब के अंदर आप अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा इस तरीके से छोटी छोटी यूनिट्स लगी होती है। तो उन्होंने क्या बोला कि जो पूरा बार्क है वो किससे बना है, छोटी छोटी यूनिट से बना हुआ है, और उसी यूनिट को उन्होंने क्या दिया, सेल बता दिया। तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेड सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बार्क जो होता है वो प्लांट्स के अंदर डेड टिश्यू होता है, डेड सेल होता है। तो इन्होंने डिस्कवरी वहां पे किया था, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था वो क्या था, डेड सेल था। कहां पर देखा था, प्लांट के बार्क में देखा था। कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था इनको, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, ठीक है। फिर आते हैं लिवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर, ठीक है ना। वाटर बॉडी के अंदर पहली बार इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, देखा उन्होंने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया 1831 में, इन दोनों ने डेड सेल लिविंग सेल की डिस्कवरी हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड सेल न्यूक्लियस, ठीक है। आप बोलोगे सर जब 1674 के अंदर सेल को देखा गया, सेल के बारे में डिस्कवरी हो गई, तो 1831 में न्यूक्लियस क्यों, मतलब कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब ये इन्होंने सेल को देखा क्या इनको न्यूक्लियस नहीं दिखा, यानी कि रॉबर्ट हुक और लुवेनहॉक को क्या न्यूक्लियस नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा होगा, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास जो माइक्रोस्कोप थे वो प्रॉपर वेल डेवलप्ड नहीं थे, इसलिए उनको ये चीजें नहीं दिखा होगा, ठीक है। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो सीधा आपको याद रखना है। फिर आते हैं पुरकिंजे 1839 coined the term प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। इन्होंने क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। आप इनको देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए रॉबर्ट हुक, इन्होंने सेल को डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट सेल को इन्होंने डिस्कवर किया, बट कैसा था, ये डेड सेल था। कहाँ पे देखा था, प्लांट की बार्क में। कैसा दिखाई दिया था इनको, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। फिर आते हैं लोवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था, लोवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, कहां पे, वाटर बॉडी के अंदर। फिर आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ठीक है ना। पुरकिंजे ने क्या किया था, इन्होंने सेल में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया 1839 में, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर स्लाइडेन एंड स्वान, इन दोनों को याद रखना है क्योंकि सेल थियरी इन दोनों ने दिया हुआ था। ये दोनों साइंटिस्ट को हम लोग याद रखेंगे कि स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। स्लाइडेन 1838, स्वान 1839, ये थे स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। इन दोनों ने क्या दिया, प्रोपोज द सेल थियरी that all the plants and animals are composed of cell and that the cell is the basic unit of life। क्या बोला, स्लाइडेन एंड सॉन ने बताया कि देखो जो प्लांट बॉडी होता है वो सेल या सेल के कंपोनेंट से बना होगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी लिविंग बॉडी होगा उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होगा, सेल होगा। तो इन्होंने इसके बारे में बताया। इसके बाद देखो ये हो गया स्लाइडेन एंड सॉन ने, यहाँ पे हम लोग इसको मान सकते हैं कि ये हो गई हमारी सेल थियरी।
कि सेल थ्योरी डिस्कवर किसने किया, सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया, तो हम क्या बोलेंगे, स्लाइडेन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, कोई भी प्लांट बॉडी हो गया, कोई भी लिविंग बॉडी है वो या प्लांट्स हो गया, वो सेल या सेल के कंपोनेंट से बना होता है, उन्होंने इसके बारे में बताया। और दूसरा ये भी बोला कि सेल जो होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट होगा, ठीक है, यहां तक तो बता दिया। बट स्लाइडेन एंड स्वान की जो थियरी है, जो सेल थियरी है, थोड़ा आपको भी गड़बड़ी लग रहा होगा। गड़बड़ी ये है, देखो सेल डिस्कवर हो गया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में पता चल गया, ठीक है ना, सब कुछ चीजें हो गया, सेल प्लांट्स में, एनिमल्स में कैसे, वो भी पता चल गया, बट सेल डिवाइड कैसे करेगा, स्लाइडेन एंड स्वान की थियरी में वो चीज नहीं बताया गया। तो एक दूसरे साइंटिस्ट थे बिरकॉव, याद रखना 1855 एक्सपेंडेड द सेल थियरी, और इन्होंने सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और उसमें क्या चेंज किया, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब अगर आपकी बॉडी में जो भी सेल बन रही है, इसका मतलब है कि वो बॉडी में आपके सेल पहले से है, उसी सेल के डिवाइड करने से, उसी के डिवीजन से नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये किसके बताया, बिरकॉन। अब देखो हमारा अब जाके सेल थियरी कंप्लीट हो गया, कि आप क्या बोलेंगे, सेल थ्योरी में स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला इन्होंने, कोई भी प्लांट्स हो गया, प्लांट बॉडी हो गया, वो सेल या सेल के कंपोनेंट से बना हुआ होता है। इसके बाद उसको मॉडिफाई करने के बाद क्या आ गया, कि जो सेल डिवीजन होता है, यानी कि जो नई सेल का फॉर्मेशन होता है, जो न्यू सेल ऐड होती है, वो नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉडी के अंदर पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है, उनके डिवाइड करने से नई सेल का फॉर्मेशन होता है। यानी बोलने का मतलब है कि ये सेल बॉडी में कोई पहले से होता है, और ये डिवाइड करेगी, और दो यहाँ पे डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगी। मान लो अगर यहाँ पर ये एक्स टाइप का सेल बन रही है, ये डिवाइड करके दो एक्स टाइप का सेल बनाया, आप बोलोगे सर ये तो एक्स टाइप का है, बट बॉडी में वाई टाइप का भी सेल बन रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। मतलब हमारी बॉडी में जो सेल है वही सेल डिवाइड करके, जैसे मान लो कि आपकी बॉडी में प्लास्टिड नहीं है, या आपकी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो क्या सर हमारी बॉडी में क्लोरोप्लास्ट बन सकता है, नहीं बनेगा हमारी बॉडी में, क्योंकि नई सेल का फॉर्मेशन, वही तो बोला जा रहा है कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होगा, पूरे पहले से जो सेल्स प्रेजेंट होगी उसके डिवीजन से। कौन सा डिवीजन करेगा, माइटोसिस करेगा या म्यूसिस करेगा, देखिए दोनों कर सकता है, तो वो सेल पर डिपेंड करता है, माइटोसिस करेगा या म्यूसिस करेगा। बट इतना याद रखना है आपको कि जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो सेल डिवीजन से होता है, ठीक है, और वो सेल डिवाइड कौन सी करेगी, जो पहले से प्रेजेंट सेल्स होती है वो डिवाइड करेगी, ठीक है। चलिए थोड़ा देखिए यहाँ पे मॉडिफाई करके प्रॉपर हमने सेल थ्योरी को यहाँ पे दिखा हुआ है। अब देखिए क्या आ रहा है इसके अंदर, स्लाइडेन एंड सॉन ने क्या किया था, सेल थ्योरी प्रपोज किया, ये हो गया। इन्होंने क्या किया था, सेल डिवीजन के बारे में बताया, सेल कैसे डिवाइड करता है, तो हमने क्या पढ़ा था वहां पे, सर प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से बॉडी में सेल्स होती है उनके डिवाइड होने से नई सेल बनती है। इसके बाद ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। अब देखो सेल थ्योरी का जो पहला रूल है ना, वो ये हो गया कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे बना होगा, सेल से बना होगा या सेल के कंपोनेंट से बना होगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक या उससे ज्यादा सेल से बने होंगे। अगर एक सेल से बने होंगे तो हम उनको यूनिसेलुलर बोलेंगे, और मोर देन वन सेल होगा तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये किसने बताया था, इन्होंने, थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब यहाँ पे सर माइटोसिस करेगा या म्यूसिस करेगा, देखो ज्यादातर सेल्स में माइटोसिस ही होता है, जब कभी गैमेट फॉर्मेशन होना होता है उस टाइम पे म्यूसिस होता है। ये हमारे सिलेबस के लास्ट में है, वहां पे पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। ये आपको आ गया सेल थियरी। चलिए हमने सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात किया, हमने सेल डिस्कवरी की बात किया हमने, और सेल थियरी हमें यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने ये चीज बात किया कि सर सेल थियरी के अंदर हमने ये देखा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर, एक बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल से फॉर्म है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मोर देन वन सेल है, मतलब उनके, जैसे हम लोग किस में आते हैं सर, हमारे अंदर तो बहुत सारा सेल्स है। प्लांट्स किस में आते हैं सर, उनके पास भी बहुत सारे सेल्स है। बैक्टीरिया किस में आता है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो शायद देखा तो नहीं हमने, बट ऐसा होगा कि इनमें तो सिंगल सेल होगा, सुना तो होगा हमने कहीं पे। यानी कि हमारे अंदर ज्यादा सेल है, प्लांट्स बॉडी में ज्यादा सेल है, एक से ज्यादा सेल है, बैक्टीरिया के अंदर सिंगल सेल है,
अमीबा के अंदर सिंगल सेल है, पैरामीशियम के अंदर सिंगल सेल है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जो कि अपने पूरे एक्टिविटी को, पूरे बॉडी फंक्शन को एक सिंगल सेल से परफॉर्म कर रहे हैं, यूनिसेलुलर, एक ही सेल ही है उनके पास में। हमारे जैसा लीवर, हार्ट, किडनी ऐसा कुछ नहीं है, एक सिंगल सेल होगा और उसी एक सिंगल सेल से वो पूरे बॉडी के सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए दो टाइप का ऑर्गेनिज्म होगा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको, क्या सर ये तो हमें समझ में आता है बढ़िया से कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या हो रहा है, अगर कोई भी बॉडी सिंगल सेल से फॉर्म हुआ है अकेले। देख लेते हैं ना क्या लिखा है, बहुत मेहनत से मैम ने स्लाइड बनाया होगा तो हम इस पे भी थोड़ा फोकस करते हैं। ए सिंगल सेल दैट कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एक सिंगल सेल से पूरे बॉडी के फंक्शन परफॉर्म होंगे। एग्जांपल देखो, अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। ये चार ही सारे एग्जांपल है क्या दुनिया में हमारे पास? देखो एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, हमें ये चारों को याद रखना है। इनके बेचारों के पास में क्या होगा, एक ही सेल है और इसी एक ही सेल से ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, सारा काम का मतलब ये बेचारे हमारे जैसे नहीं, हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए अलग है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अलग सिस्टम बना हुआ है हमारे बॉडी में, डाइजेशन के लिए अलग सिस्टम बना हुआ है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सिस्टम, ऐसा इनके बॉडी में नहीं होता है। ठीक है ना, ये चीजें याद रखना है। एक अकेली सेल्स है बैक्टीरिया की, ठीक है। अब ये अकेली सेल्स सब कुछ काम कर सकती है, मतलब इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, एक्स्ट्रा डीएनए भी इनके पास होता है, इसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, प्रोटीन भी बनेगा इनके पास, राइबोसोम भी है, अपना जेनेटिक मटेरियल है, सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, सब कुछ है इनके पास में। बट एक सिंगल सेल से सारे बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो क्या बोल देंगे इसको, यूनिसेलुलर। अच्छा बोलोगे सर हम लोग यहाँ पर वायरस लिख ले क्या, बैक्टीरिया पैरामीशियम चार को लिखा हुआ है तो अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग उसको पांच कर लेते हैं, तो क्या वायरस लिख दे क्या? हम वायरस को बिल्कुल नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि देखो वायरस को हम लोग सेलुलर मानते ही नहीं है, वो ए सेलुलर के अंदर आता है। मतलब सर मल्टी सेलुलर है, यूनिसेलुलर, सेलुलर ही नहीं है वो। क्या बोलेंगे हम लोग वायरस को? ए सेलुलर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ए सेलुलर बोलेंगे। यानी कि बैक्टीरिया को हम रखेंगे यूनिसेलुलर में, बट वायरस को यूनिसेलुलर में नहीं रखेंगे। ठीक है ना, आगे आते हैं मल्टी सेलुलर में। सर समझ में आ गया हमको, मत बताइए। अभी आप सोच रहे हो घर में बैठ करके सर मल्टी सेलुलर तो आप मत बताओ, हमें आ गया समझ में कि यूनिसेलुलर में अगर एक ही सेल है तो मल्टी सेलुलर का मतलब एक से ज्यादा सेल होगा। हम लोग किस में आएंगे सर? मल्टी सेलुलर में। प्लांट्स किस में आएगा? मल्टी सेलुलर में। एनिमल्स किस में आएगा? मल्टी सेलुलर में। क्या देखते हैं इसमें? सेल ग्रुप टुगेदर विद डिफरेंट फंक्शन टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट। बॉडी, हमारे बॉडी में जो फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उसके लिए बहुत सारा, बोल सकते हैं ना, बहुत सारा झंझट है। लीवर अलग काम कर रहा है, किडनी अलग हो रहा है, जितना फैसिलिटी है उतना प्रॉब्लम भी होता है। अब सोचो, कभी लीवर में पेन, कभी किसी के किडनी में पेन, कभी किसी के हार्ट में पेन हो रहा है। ठीक है ना, हार्ट वाला तो पेन बिल्कुल अलग ही है, अलग अलग टाइप का भी होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसीलिए बोलते हैं ना हमारे पास में मल्टी सेलुलर ऑर्गन होने का फायदा ये है कि हम लोग वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सर हमारे पास एक से ज्यादा सेल है, इसका मतलब हम लोग मल्टी सेलुलर है।